वो दुल्हन बनी इस बेड पर बैठी इसकी मुंतजिर थी। अभी कुछ देर पहले एक लड़की इसे यहाँ बिठा कर गई थी। इसके सास ससुर वफात पा चुके थे और इसके शौहर के कोई बहन भाई भी नहीं थे। सिर्फ इसके एक दादा थे और ये लड़की जो इसे बिठा कर गई थी शायद मेड थी। इसने नेट के सुर्ख दुपट्टे का घूंघट पलटा था और कमरे का जायजा लेने लगी थी। पूरा कमरे में हर शे ग्रे कलर की थी, फर्नीचर से लेकर पर्दे और कालीन सब कुछ। पूरे कमरे का जायजा लेने से इसे अंदाजा हुआ था कि कमरे के मालिक को शायद ग्रे कलर बहुत पसंद है। इसके अलावा पूरे कमरे को सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। बेड पर भी सुर्ख पत्तियां बिखरी हुई थी। बैठे बैठे इसकी कमर अकड़ने लगी थी। इसने घड़ी की तरफ देखा था जहां 12 बज रहे थे। फिर इसने तकिए ठीक करते टेक लगाई थी। इसकी शादी अरेंज मैरिज थी। इसने सिर्फ जारिफ शाह की तस्वीर देखी थी। इसके अलावा वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। पता नहीं वो कैसा होगा, इसकी नेचर क्या होगी, वो कुछ नहीं जानती थी। इसके भाई ने जहाँ कहा इसने खामोशी से शादी कर ली। यही सब सोचते सोचते इसकी आंख लग गई थी। कुछ देर बाद वो किसमिसाकर उठी थी और कमरा वैसे का वैसे ही था। शायद कोई आया ही नहीं था कमरे में। इसने वक्त देखा था जहां 2 बज रहे थे। इसे बुरा लगा था। आंखें भीगने लगी थी। क्या वो इतनी बेवकूफ थी? अब इसे समझ नहीं आ रहा था वो चेंज कर ले या ऐसे ही बैठी रही। वो अभी इसी कश्मकश में थी तभी दरवाजा खोलते वो अंदर दाखिल हुआ था। अनाया का दिल तेजी से धड़का था। वो सीधी होकर बैठी थी और इसने अपना घूंघट सही किया था। गोल्डन शेरवानी पहने, बालों को जेल से अच्छे से सेट किए, चेहरे पर संजीदगी सजाए वो इसकी तरफ आया था। अनाया का सर झुका था। अभी तक सोई नहीं तुम? इसने सर्द लहजे में पूछा था। मैं मैं आ, आपका इंतजार कर रही थी। अनाया ने सर झुका इस तरह से बोली जैसे सारा कसूर इसी का हो। किसी ने कहा था तुम्हें मेरा इंतजार करो? इसने बालों में हाथ फेरते हुए पूछा था। किस किसी नहीं नहीं। अनाया की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। इसे जारिफ शाह के अल्फाज पर अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी। अगर किसी ने नहीं कहा तो इस सब का क्या मतलब? तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं कमरे में आकर तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हें रोमान भी दूंगा, ये तुम्हारे हुस्न की तारीफ करूंगा? अगर अभी भी तुम इस सब बातों को तवक्को कर रही हो तो अपनी खुशफहमी खत्म कर दो। इसके घूंघट से ढके सर को देखते तंजिया लहजे में बोलते इसने अपनी शेरवानी उतारकर फेंकी थी और खुद अनाया के सामने बेड पर बैठा था, जबकि अपनी नाकदरी पर अनाया को रोना आ रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी पहली रात इसका शौहर इस तरह से इसकी इंसल्ट करेगा। अनाया, मैंने ये शादी सिर्फ अपने दादा जान की फोर्स करने पर की है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हें अपनी बीवी बनाने का। इसलिए आज से ही अपनी हद का तयन कर लो। इस कमरे में मेरे साथ रहना है तो लिमिट्स में रहना, लेकिन खबरदार, जो तुमने कमरे की कोई भी बात कमरे से बाहर निकाली, आई समझ? वो इस बार कुछ नरम लहजे में बोला था। अनाया ने तेजी से इस बात में सर हिलाया था। उठो और चेंज करो। इसे हुक्म देते वो बेड से उठा था। अनाया भी अपना भारी लहंगा समेटे उठने लगी थी। पहले ये घूंघट तो हटाओ, अपना ऐसा ना हो नीचे गिर पड़ी हो। वो बेरुखी से बोला था। अगर तुम चाहती हो ये नए काम मैं अपने हाथों से अंजाम दूं तो ठीक है। जारिब ने इस्तेहासी अंदाज में मुस्कुराकर बोलते इसके करीब आते इसका घूंघट पलटा था और वहीं इसकी मुस्कुराहट समटी थी। हल्के फुल्के मेकअप में न्यूड लिपस्टिक लगाए, घनी लरसती पलकों से इधर उधर देखते वो जारिफ शाह को एक लम्हे के लिए साकित कर गई थी। ऊपर से कम उम्री की वजह से चेहरे पर छाई मासूमियत इसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। बहुत मुश्किल से वो लड़की 18 साल की होगी। जारिफ शाह के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस कदर हसीन लड़की इसकी सेज सजाए बैठी होगी। लेकिन फिर याद आते ही कि इसकी शादी में इसकी मर्जी शामिल नहीं है, वो फौरन से पीछे हटा था। अनाया गहरा सांस लेते अपना लहंगा संभालती तेजी से वहां से निकली थी और ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। जारिफ शाह को अपनी बेखुदी पर गुस्सा आया था। वो बालों में हाथ फेरते अलमारी से अपने कपड़े निकालते वॉशरूम में बंद हुआ था। इस शादी में जारिफ शाह की जरा सी भी मर्जी शामिल नहीं थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन इसके दादा जान को इसकी शादी का इतना ही शौक था। ऊपर से वो इसे एहसास दिलाने के लिए बार बार इसे बावर करवा रहे थे कि वो 30 साल का होने वाला है और उस उम्र में इनके 2 बच्चे थे। जब इस सब से बात ना बनी तो उन्होंने इसे 2-3 धमकियां दी थी, जिनका काफी असर हुआ था और इसे मजबूरी में इन्हें तो हाँ कर दी थी। लेकिन अब वो सारे बदले इस मासूम से लेने वाला था। चेंज करके वो बाहर आया तो वो अभी तक ड्रेसिंग रूम में थी। जारिफ तमाम लाइट्स ऑफ करके नाइट लाइट जलाते जाकर बेड पर लेटा था। तभी ड्रेसिंग का दरवाजा खुला था और वो बाहर आई थी। पिंक हल्का सा ड्रेस पहने, दुपट्टा गले में लिए, एक नजर आंखों पर, बाजू रखे बेड पर सीधा लेटे जारिफ शाह को देखते वो वॉशरूम में बंद हुई थी। सारा मेकअप अच्छे से धोने के बाद वो बाहर आई थी। अपने बाल खोल के ब्रश करने के बाद वो इस कश्मकश में थी कि क्या करे।
वो खामोशी से बेड की तरफ बढ़ी थी। यहाँ नहीं, वहाँ सोफे पर जाकर लेटो। नया हुक्म सादर हुआ था। बेबसी से इसे घूरते हुए जाकर सोफे पर लेटी थी। तभी एक जोरदार तकिया आकर इसके मुंह पर लगा था। इसने तकिया मुंह से हटाते घूर कर बेड की तरफ देखा था, जो बेड पर फैल कर लेटा हुआ था। अनाया को गुस्सा आया था, लेकिन फिर जब्त करते तकिया सर के नीचे रखते करवट बदल कर लेट गई थी। आंखों से आंसू जारी थे। इसने ये तो नहीं सोचा था कि इसे ऐसा हमसफर मिलेगा जो पहली ही रात इसकी इस कदर तौहीन करेगा। रोते रोते मुख्तलिफ बातें सोचते हुए सो गई थी। सुबह जारिब की आंख खुली तो वो उठ कर बैठा था और सबसे पहली नजर इसकी सोफे पर सोई इस लड़की की तरफ उठी थी, जो इसकी बीवी के ओहदे पर फाइज थी। अपने कमरे में हुए इस नए इजाफे को सुबह सुबह देख कर इसका मूड खराब हुआ था। वो गुस्से से ब्लैंकेट हटाते वो उठा था, और न जाने निका की कशिश थी या अपनी मिल्कियत का एहसास, इसके कदम खुद बखुद इस सोफे की तरफ उठे थे जहां वो सो रही थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता इसके करीब आया था। सोफे के करीब पंजों के बल बैठते जालिब शाह ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखा था। वो सोते में मासूम सी गुड़िया लग रही थी। जालिब शाह के दिल ने इस बात का एतराफ किया था कि वो वाकई बहुत हसीन है। अगर दादा जान ने जबरदस्ती शादी पर मजबूर ना किया होता तो शायद तो मेरी पसंदीदा बीवी होती। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे शौहर में अना बहुत है, अपनी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आज तुम्हारी वजह से मेरे दादा जान ने मुझे मजबूर किया, यानी मुझ पर तुम्हें फौकियत थी। तुम इनके मरहूम दोस्त की यतीम होती थी, तो इन्हें अपने दोस्त से इतना प्यार था कि अपने पोते को कुर्बानी का बकरा बना दिया। लेकिन तुम मुझसे अच्छे की उम्मीद ना रखना। वो इसके चेहरे की तरफ देखते बोला था। फिर जारिब शाह ने हाथ बढ़ाकर बाल उसके चेहरे से हटाए थे। वो जरा सा किसमिसाई थी, लेकिन इसकी आंखें नहीं खुली थी। इसके शफाफ चेहरे को देखते इसे दादा जान की बात याद आई थी। निकाह में बहुत ताकत होती है जारिब। तुम देखना, एक दिन मेरे सामने बैठकर तुम खुद इस लड़की से मोहब्बत का इतराफ करोगे और मेरा शुक्रिया अदा करोगे। इस वक्त तो वो इन्हें गुस्से से जवाब देते चला गया था, लेकिन अब इसे लग रहा था निका के दो बोल में मोहब्बत पैदा करने की ताकत हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे में कशिश पैदा करने की सलाहियत जरूर होती है। यही सब सोचते जारिब ने हाथ पीछे किया था और उसकी नींद पर रश करते उठा था और तेजी से कदम उठाता ड्रेसिंग रूम में चला गया था। अपने कपड़े निकालकर वो वॉशरूम में गया था। कुछ देर बाद शावर लेकर वो बाहर आया तो वो अभी भी सो रही थी। जारिब ने गीलिया तौलिया इसके मुंह पर फेंका था और खुद बाल बनाने के लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हुआ था। वो हड़बड़ा कर उठी थी, लेकिन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े जारिब शाह को देखकर इसके माथे के बल फौरन से गायब हुए थे। उठो, ये तुम्हारे भाई का घर नहीं है जहाँ तुम दोपहर तक गधे घोड़े बेचकर सोती रहोगी। ये मेरा घर है और यहाँ तुम मेरी मर्जी से रहोगी। वो अपने बाल बनाते बोला था। अनाया ने चेहरा उठाकर इसे नम आंखों से इसे देखा था, जो कल से बस इसकी इंसल्ट ही किए जा रहा था। कोई एक प्यार से भरा जुमला तो दूर, इसने तो प्यार की नजर भी नहीं डाली थी इस पर। और फिर इसने घड़ी की तरफ देखा था, जहां अभी 7 बज रहे थे और वो इसे ज्यादा सोने के ताने दे रहा था। अब क्या मुराकबे में चली गई हो? उठो और तैयार हो, फिर बाहर जाना है नाश्ते के लिए। इसने शीशे में से इसे देखते कहा था। अनाया अपनी भीगी भीगी आंखें साफ करती उठी थी और जाकर अलमारी में से अपना ड्रेस निकालते वॉशरूम में बंद हुई थी। जारिब शाह ने खुद पर परफ्यूम छिड़कने के बाद आईने में खुद को देखा था और फिर मोबाइल लिए बेड पर बैठकर इसके बाहर आने का इंतजार करने लगा था। कुछ देर बाद वो शावर लेकर बाहर आई थी। रेडिश मरून शेफॉन की पैरों तक छूती फ्रॉक पहने वो छोटी सी गुड़िया ही लग रही थी। इसके गीले बाल कमर पर फैले हुए थे, दुपट्टा दाएं कंधे पर था और सुर्ख और सफेद मासूम चेहरा इस वक्त बेतासुर था। आंखें रेड हो रही थी, शायद रोने की वजह से। जारिब शाह ने कुछ अखियों से इसका जायजा लिया था। वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। फिर इसने बाल ड्राई किए और आगे से ट्विस्ट करके पीछे खुले छोड़ दिए थे। वो खुद पर जारिब शाह की नजरों की तपिश महसूस कर सकती थी, फिर भी खुद को बेनियाज जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन कोशिश के बावजूद भी इसके हाथों में हल्की सी कपकपाहट वादी थी, जो कि जारिब शाह भी महसूस कर रहा था। फिर उसने मेकअप के नाम पर बस मस्कारा और पिंक लिपस्टिक लगाई थी। इसके बाद सोफे पर बैठते उसने अपने सैंडल पहने थे और दुपट्टा सर पर लेते वो अब इस कश्मकश में थी कि जारिब को कैसे मुखातिब करे। फिर उसने नजरें उठाकर जारिब को देखा था, जो जान बूझ कर मोबाइल में मसरूफ हो गया था। चली, इसके मुंह से बमुश्किल निकला था। मुझसे कुछ कहा तुमने? चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए जारिब ने पूछा था। बाहर चली, अनाया ने नजरें झुकाते कहा था। नहीं थी, सुबह हमारे घर में कोई नाश्ता नहीं करता। दादा जान नमाज पढ़कर सोते हैं तो उठते ही 8 बजे है।
इसलिए सुकून से बैठी रहो, इतनी भी क्या जल्दी है। वो संजीदगी से कहते दोबारा अपने मोबाइल में मसरूफ हुआ था, जबकि अनाया ने हैरत से इसे देखा था, जो कुछ देर पहले से दोपहर तक सोने के ताने दे रहा था और अब कह रहा था इतनी जल्दी भी क्या है। अनाया को अपनी बेबसी पर गुस्सा आया था कि इतने आराम से वो शख्स इसे कल से जलील कर रहा था। वो इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसने नम आंखों से इसकी तरफ देखते पूछा था। क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ? जारिब शाह गुस्से से इसे देखते बोला था। अनाया ने इसे जवाब देने के लिए लब खोले थे, लेकिन इसके हलक में आंसू का गोला फंसने लगा था। इसके अल्फाज मुंह में ही रह गए थे और चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह रोने लगी थी। क्या मुसीबत है? जारिब शाह ने ऊंची आवाज में चिल्लाते मोबाइल बेड पर फेंका था। वो डर कर अपनी जगह से उछली थी। जारिब शाह उठकर इसके करीब आया था। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो इसकी सुनो आंखें देखते सोफे की पुश्त से जा लगी थी, लेकिन जारिब शाह ने करीब आकर इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा किया था। बोलो, कौन से जुल्म के बाहर तोड़ दिए हैं मैंने तुम पर, जो तुम यूं टसे पा रही हो? इसने अनाया के बाजू को झंझोड़ा था। आह! वो तकलीफ के मारे इसके हाथ पर अपना हाथ रखते चिल्लाई थी। छोड़े मुझे! वो इससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते बोली थी। ये बात मैंने तुम्हें कल ही बता दी थी अनाया साहिबा। मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसने अनाया का दूसरा बाजू भी थामा था। मैं मैंने तो नहीं कहा था ना मेरे साथ शादी करे। इसने आंखें सख्ती से बंद करते कांपती आवाज में कहा था। तो तुम अब क्या चाहती हो, मैं तुम्हें कबूल कर लूं? वो इख्तियार से मुस्कुराते बोला था। मैंने ये तो नहीं कहा, आप बस मुझे इंसान तो समझे। कल से मुसलसल आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। कितने ही आंसू टूट कर इसके चेहरे पर बहे थे। आंखें बंद करके सहमी हुई सी वो इसके हसान में खड़ी थी। गुलाबी लब कपकपा रहे थे और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। एक लम्हे के लिए तो जालिब शाह को इस पर तरस आया था, लेकिन अगले ही लम्हे इसके चेहरे के तासुरात फिर से सख्त हुए थे। तो क्या तुम इस सराखों पर बिठा कर रखूं? याद रखो, ये हमारी मोहब्बत की शादी नहीं है जो मैं तुम्हारी नाज नखरे उठाऊं, इसलिए अपनी हद में रहो। इसने गुस्से से कहते अनाया की बाजू पर दबाव देते से छोड़ा था। वो एक कदम पीछे लड़कर आते सोफे से टकराई थी। वो इसे घूरते कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो वहीं सोफे पर बैठी थी, अपने बाजू को सलाते हुए शिद्दत से रो दी थी। ये सब तो नहीं सोचा था इसने अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में। इसने हर लड़की की तरह सुहाने ख्वाब ही देखे थे, जो आज टूट कर बिखर रहे थे। वो गुस्से में सीढ़ियां फलांगते नीचे आया था। सामने ही लाउंज में दादा जान सोफे पर बैठे चाय के साथ अखबार पढ़ने में मसरूफ थे। इसे देखते हुए मुस्कुराए थे, लेकिन जब इसके चेहरे की तरफ देखा तो इनकी मुस्कुराहट थमी थी। जारिब चेहरे पर सख्त तासुरात सजाए गुस्से में चलते इनके करीब आया था। क्या हुआ तुम्हें जारिब? और बीवी कहाँ है? तुम इसे कमरे में अकेले छोड़ आए हो? उन्होंने ऐनक उतारते सख्त लहजे में पूछा था। दादा जान, आपके कहने पर मैंने शादी कर ली है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है मैं आपकी बहू के नखरे उठाता फिरूं। वो तलखी से कहते इनके सामने सोफे पर बैठा था। ये कौन सा तरीका है बात करने का साहिब? वो बीवी तुम्हारी है, जबरदस्ती की। इनकी बात इसने बीच में काटी थी। जो भी सही, लेकिन है तो अब तुम्हारी बीवी वो। इसकी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। जाओ और तमीज से बहू को अपने साथ नीचे लेकर आओ। उन्होंने इसे टोकते हुए हुक्म दिया था। आ जाएगी खुद ही। इसने टांग पर टांग रखते लाउंज में लगी बड़ी सी एलईडी का रिमोट उठाया था। सारे दादा जान ने सख्त लहजे में इसे पुकारा था। प्लीज दादा जान, आपके कहने पर मैंने इससे शादी कर ली ना। अब मैं इसे कैसे ट्रीट करता हूँ, कैसा सलूक करता हूँ, यह हमारा पर्सनल मसला है। वो नागवार लहजे में बोला था। दादा जान ने इसे घूर कर देखा था। तुम देख लेना जारिब शाह, एक दिन तुम क्या, तुम्हारे तो अच्छी भी इसी बीवी के आगे पीछे घूमेंगे। दादा जान मुस्कुराकर सोचते अखबार दोबारा खोल लिया था। इन दोनों को अपने अपने काम में मशगूल बैठे 15 मिनट ही गुजरे थे जब सीढ़ियों से वो आती दिखाई दी। पहले की निस्बत वो अब काफी बेहतर लग रही थी, लेकिन इसकी सुर्ख सुजी हुई आंखें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो रो कर आई है। जारिब शाह ने एक नजर में इसका जायजा लेकर नजरें दोबारा सामने चलती फ्यूज की तरफ मरकूज की थी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। अनाई ने इनके करीब झुककर इन्हें सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। उठ गई हमारी बेटी? दादा जान ने इसके सर पर हाथ फेरते प्यार से पूछा था। जी दादा जान, आपके लिए नाश्ता बना दूं? इसने भी मुस्कुराकर पूछा था। अरे भाई, अभी एक दिन भी नहीं हुआ तुम्हें इस घर में आए हुए और तुम नाश्ता बनाओगी? उन्होंने हंसते हुए कहा। फिर क्या हुआ दादा जान, अभी तो बेटी कह रहे थे आप मुझे, तो बेटी के साथ
कैसा था गुल्लू? मेरा भी तो घर है ये, और मुझे अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए काम करूंगी। वो सोफे पर इनके पास बैठते बोले थी। ठीक है, कर लेना काम, लेकिन आज नहीं। उन्होंने उंगली उठाकर तंबी की थी। वो इनके अंदाज पर हंस दी थी। जालिम शाह, जो कब से खुद को मसरूफ जाहिर करने के साथ साथ इन दोनों की बातें सुन रहा था, अनाया की हंसी पर बेसाख्ता की नजरें अनाया की तरफ उठी थी, जो इसकी तरफ से रुख मोड़े बैठी थी। गुस्से से इसे घूरते जालिम शाह ने चेहरा वापस मोड़ा था। उठो, मेरा नाश्ता बनाओ। जब कुछ देर इससे मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो गुस्से से बोला था। अनाया ने चेहरा मोड़कर इसे देखा था, जो अभी भी इसे नहीं देख रहा था। जारिब, अभी मैंने इसे मना किया है और तुम फिर शुरू हो गए हो। नई नवेली दुल्हन है वो, क्या हो गया तुम्हें? इनको इस बार जारिब का रवैया वाकई बहुत बुरा लगा था, इसलिए सख्ती से बोले थे। नई नवेली होगी बहू आपकी, मेरी बीवी है, और मेरा जैसे दिल चाहेगा, जो दिल चाहेगा मैं इससे करवाऊंगा। और तुम शक्ल क्या देख रही हो? उठो। वो पहले दादा जान को जवाब देते, फिर अनाया को घूरते बोला था। वो तेजी से उठकर खड़ी हुई थी। बेटा बैठ जाओ आप, इसका तो दिमाग खराब हो गया। दादा जान ने प्यार से अनाया को कहते आखिरी जुमला गुस्से से जारिब को देखते बोला था, जबकि वो नहान सी होती दादा और पोते के देखने लगी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था किसकी माने। तभी जारिब गुस्से से खड़ा हुआ था। सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? चलो मेरे साथ। इसने अनाया का बाजू थामकर कहते किचन की तरफ कदम बढ़ाए थे। अनाया ने मुड़कर दादा जान की तरफ देखा था, जिन्होंने इसे आंख से तसल्ली दी थी, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो जिद में आकर अनाया पर मजीद गुस्सा करेगा। किचन में लाकर इसने इसका हाथ छोड़ा था। नाश्ता बनाओ मेरा, और फिर पराठा खाऊंगा मैं। वो उसे हुक्म देते अपने कप फोल्ड करने लगा था, जैसा नाश्ता इसने खुद बनाना हो। अनाया ने नम आंखों से इसे देखा था और फिर चेहरा मुड़कर किचन में नजर दौड़ाई थी। फिर इसने दोबारा मुड़कर इसे देखा था, जो अब डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींच कर बैठ चुका था और नजरें अनाया पर ही मरकूज थी। अनाया ने तेजी से नजरें चुराते जाकर फ्रिज खोली थी, जिसमें से आटा निकालते इसने बाहर रखा था। फिर वो इसके लिए नाश्ता बनाने लगी थी। जालिम शाह फुर्सत से वहां बैठे इसे देख रहा था। इसका नाश्ता बनाकर अनाया ने इसके सामने रखा था। फिर वो दादा जान का नाश्ता बनाने लगी थी। इन्हें लाउंज में ही नाश्ता देकर जब वो वापस आई तो जारिब मुकम्मल तौर पर नाश्ते में मसरूफ था। वहीं खड़ी होकर वो सोचने लगी थी अब वो नाश्ता करे या नहीं, लेकिन फिर इसने ये सोचते कि जारिब शाह के किचन से चले जाने के बाद नाश्ता करूंगी, वो स्लैब से सामान समेटते सब कुछ जगह पर रखते साफ करने लगी थी। ये क्या है? ऐसे बनाते हैं पराठा? वो सख्त लहजे में बोला, लेकिन इस वक्त इसके लहजे में गुस्सा नहीं था। अनाया तेजी से इसकी तरफ मुड़ी थी। क्या ठीक नहीं बना? अनाया को परेशानी हुई थी। इधर बैठो आकर। इसने अनाया को अपने पास कुर्सी पर बैठने का कहा था। वो धड़े धड़े कदम उठाती आकर इसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। जारिब ने निवाला बनाकर इसकी तरफ बढ़ाया था। खाकर देखो, क्या पराठा ऐसा होता है? इसके मुंह में निवाला डालते इसने अनाया की तरफ देखते पूछा था, जबकि वो आंखें फैलाए अभी तक समझ ही नहीं सकी थी इसने क्या किया है। लेकिन इसकी अगली बात सुनते अनाया ने निवाला चबाया था। ठीक तो है, वो इधर उधर देखते बोली थी। ये ठीक है? मुझे तो नहीं लगा। इसने निवाला अपने मुंह में डाला था। वो चुप हो गई थी। अब तुम्हारी सजा, ये पराठा तुम खाओगी मेरे सामने। जालिम शाह के कहने पर इसने खामोशी ट्रे अपनी तरफ खिसकाई थी और खामोशी से खाने लगी थी। जैसे ही इसने आखिरी निवाला मुंह में डाला था, जालिम शाह अपनी जगह से उठा था। मैं सिर्फ एक पराठा खाता हूँ, लेकिन तुमने दो बना दिए थे, इसलिए ये तुम्हें खिलाया ताकि आइंदा तुम्हें याद रहे। वो इसके करीब छुपकर कहते बाहर चला गया था। अनाया ने हैरत से इसकी पुश्त को घूरा था और फिर उठकर बर्तन समेटने लगी थी। हद है, इंसान ये भी तो कह सकता है ना कि तुम्हारी फिक्र थी कि पता नहीं मेरे जाने के बाद नाश्ता करेगी या नहीं। वो बर्तन सिंक में रखते बड़बड़ाई थी। फिर सारा कुछ समेट कर वो दादा जान के पास आकर बैठी थी। जालिम शायद कहीं बाहर चला गया था। फिर पूरा दिन उसने दादा जान के साथ गुजारा था। रात काफी हो गई थी, लेकिन वो वापस नहीं आया था। दादा जान तो खाना खाकर सो चुके थे, जो मेड ने बनाया था, लेकिन वो कमरे में आकर ड्रेस चेंज करते सोफे पर लेट गई थी। न जाने कब इसे आंख लगी, लेकिन अभी कुछ देर ही गुजरी थी जब इसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई थी। इसे फौरन से आंखें खोली थी। जारिब तेजी से पीछे हटा था। अनाया ने खौफ और हैरत से इसे देखा था। कब से उठा रहा हूँ, इतना कौन सोता है? उठो, खाना दो मुझे। अपनी खपकत मिटाने के लिए जारिब ने बालों में हाथ फेरते गुस्से से कहा था। वो फौरन से उठी थी। मुझे क्या आप यहाँ काम करने के लिए लेकर आए हैं? एक कच्ची नींद का खुमार और ऊपर से उठते ही इसका नया हुक्म अनाया का गुस्सा आया था।
जिस वजह से वो उसे देखते बोली थी, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही? जारिब ने इसे घूरा था। तो क्या मैं बोल भी नहीं सकती? वो सोफे से उठाकर अपना दुपट्टा लेते मुंह बना के बोली थी। जारिब ने इसके अंदाज पर मुस्कुराहट छुपाई थी, लेकिन वो अपने तासुरात छुपाते गुस्से से बोला था, ये अपनी गज भर की लंबी जबान मेरे सामने चलाने की जरूरत नहीं है, जाकर खाना लेकर आओ। जारिब को घूरते किचन में चली गई थी। इसके कमरे से निकलने के बाद वो मुस्कुराते हुए अपने कपड़े निकालने लगा था। क्यों ये लड़की मुझे हर बार अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती है यार, और लगती भी तो इतनी क्यूट है। वो अपने कपड़े निकालकर अलमारी बंद करते खुद से बोला था, कहीं दादा जान की पसंद तुम्हें पसंद तो नहीं आने लग गई? इसके दिल से आवाज आई थी, लेकिन वो अपने दिल को डपटते वॉशरूम में बंद हुआ था। खाना लेकर वो रूम में आई तो वो मोबाइल लिए सोफे पर बैठा था। इसके गीले बाल माथे पर बिखरे हुए थे। अनाया जो ये सोच कर इसके लिए जल्दी जल्दी खाना गर्म करके लाई थी कि खाना इसके सामने रखते ही दोबारा सो जाएगी, लेकिन इसे बड़े मजे से अपने सोफे पर बिठा देखकर इसे मजीद गुस्सा आया था। आंखों को सख्ती से बंद करके खोलते इसने तमीज के दायरे में रहकर खाने की ट्रे इसके सामने रखी थी और खुद धीरे धीरे कदम उठाते जाकर बेड पर बैठ गई थी। नींद से इसकी आंखें बंद हो रही थी। वो अब इसे देख रही थी जो मोबाइल इस्तेमाल करते करते आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। इसके अंदाज पर अनाया ने दांत पीसे थे। अनाया ने बैठे बैठे ही बैकग्राउंड से टेक लगाई थी और अगले चंद लम्हों में वो वैसे ही बैठी बैठे सो गई थी। जारिब शाह ने खाना खाते नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा तो इसे सोता देखकर इसके लब खुद ब खुद मुस्कुराए थे। खाने से फारिग होकर वो उसके करीब आया था, जिसे नींद इतनी प्यारी थी कि बैठे बैठे ही सो गई थी। जारिब शाह ने इसे पकड़कर बेड पर सही से लेटाया था, फिर इस पर ब्लैंकेट ठीक करते वो लाइट्स ऑफ करके दूसरी साइड पर लेटा था। अनाया की तरफ करवट लेते इसके मासूम और हसीन चेहरे को देखते जारिब शाह ने हाथ इसकी तरफ बढ़ाया था। प्यार से इसका गाल चलाते जारिब ने इसे बाजू से थाम कर अपने करीब किया था और इसे अपने हसार में ही आंखें बंद की थी और चंद ही लम्हों में वो सो गया था। सुबह जब अनाया की आंख खुली तो खुद को जारिब शाह के इस कदर करीब लेटा देखकर वो तेजी से उठी थी। इसके उठने पर जारिब शाह की आंख भी खुली थी। तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैं सो रहा था? तमीज से नहीं उठ सकती थी तुम? जारिब ने गुस्से से इसे देखते कहा था। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अनाया अपने दिमाग पर जोर डालते बोली थी। तुम रात यहीं सो गई थी और ऊपर से चुपक कर सो रही थी। पूरी रात मुझे भी सोने नहीं दिया। जारिब चेहरे पर ब्लैंकेट ओढ़ते बोला था। अनाया की आंखें फैली थी। वो नींद में भी ऐसी हरकत कैसे कर सकती? इसे शर्मिंदगी हुई थी, जिस वजह से वो बिना कुछ बोले तेजी से वहां से उठी थी। इसकी स्पीड देखकर जारिब शाह ने मुस्कुराकर करवट बदलते दोबारा आंखें बंद की थी। वो सब नाश्ता वगैरह करके अब लाउंज पे बैठे थे तब दादा जान ने एक एनवेलप जारिब की तरफ बढ़ाया था। ये क्या है दादा जान? जारिब ने हैरान होते पूछा था। ये तुम दोनों के हनीमून के टिकट्स हैं। कल ही तुम दोनों नारायणगंज जा रहे हो। दादा जान की बात पर इन दोनों ने अपनी जगह पहलू बदला था। दादा जान, आपके कहने पर मैंने इस लड़की से शादी कर ली है, लेकिन अब क्या चाहते हैं? वो टिकट्स वाला एनवेलप टेबल पर फेंकते बोला था। जारिब तुम जा रही हो और ये मेरा हुक्म है, और यही दो दो दिन तो होते हैं घूमने फिरने के, इसलिए तुम दोनों जा रहे हो। उन्होंने हुक्म सादर किया था। मैं नहीं जा रहा, बस आपकी बहू को घूमने का इतना शौक है तो इसे अकेले भेज दे। वो खड़ा हुआ था। जारिब अगर तुम नहीं गए तो समझना तुम्हारा और मेरा हर ताल्लुक खत्म। वो इसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए बोले थे। ये गलत बात है दादा जान, आप अकेले कैसे रहेंगे? इसने जैसे बहुत ठोस वजह बयान तलाश की थी। जब तुम मीटिंग्स के लिए दूसरे शहर जाते थे तब भी मैं घर में अकेला ही होता था। तब तो कभी तुम्हें मेरा अकेला होने का ख्याल नहीं आया। दादा जान के पास भी जैसे हर बात का जवाब मौजूद था, लेकिन अब जारिब ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन दादा जान ने रोक दिया। लेकिन विकिन कुछ नहीं, तुमने सुन लिया, तुम कल जा रहे हो तो जा रहे हो। दादा के दो टोक अंदाज पर इसने अपने बालों में हाथ फेरा था। ठीक है फिर, हम चले जाएंगे, तैयारी कर लो जाकर। वो पहले दादा जान से और फिर इसे कहते वहां से चला गया था। बेटा, ये अभी मेरे साथ नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन तुमने ये साबित करना है कि मेरा फैसला वाकई बेहतर था। दादा जान ने इसके जाने के बाद कुनोकों की तरह खड़ी अनाया को तसल्ली दी थी। अनाया ने इस्बात में सर हिलाया था और टिकट्स उठाकर वहां से चली गई थी। कमरे में आकर वो इधर उधर टहलने लगी थी। इसका मुस्तकबिल क्या था वो नहीं जानती थी। शाम को इसने अपनी और जारी की सारी पैकिंग कर ली थी जब वो घर आया था। तुम्हें कुछ ज्यादा ही शौक नहीं चढ़ा हनीमून पर जाने का? जारिब शाह ने वॉच उतारते तंजिया लहजे में पहुंचा था। शौक? शौक होता तो खुशी खुशी तैयारी कर रही होती,
अभी तो ये किसी मजबूरी से कम नहीं लग रहा। वो मलहम लहजे में बड़बड़ाई थी। शर्ट के बटन खोलते जारिफ शाह के हाथ थमे थे। इसने चौंक कर अनाया की तरफ देखा था। तो कौन मजबूर कर रहा है तुम्हें? ना जाओ। जारिफ ने शर्ट के बाकी बटन खोलते हुए कहा था। मैं सिर्फ दादा जान की वजह से जा रही हूँ। अनाया ने बीच जैसे जताया था कि इसे भी कोई शौक नहीं है जाने का। अपनी जबान पर लगाम दो। वहां जाकर करोगी क्या? मैं तो तुम्हारे हाथों में हाथ डालकर नहीं घूम सकता। जारिफ ने इस्तेहार से मुस्कुराते कहा था। कोई बात नहीं, मैं खुद ही घूम लूंगी। वो चिढ़कर बोली थी। जो मर्जी करना, मेरी बला से। वो इसे घूर कर कहते ड्रेसिंग रूम में बंद हुआ था। आज वो दोनों नारायण कागान के लिए निकले थे। पूरा रास्ता वो दोनों खामोश रहे थे। जारिब शाह अपने मोबाइल पे मसरूफ था जबकि अनाया बस खामोश थी। जब वो वहां पहुंचे तो वहां ठंडी हद से ज्यादा थी। अनाया को तो होटल तक पहुंचते पहुंचते ही चीखें आने लगी थी। होटल में आकर सबसे पहले जारिब ने खाना ऑर्डर किया था और फ्रेश होकर दोनों ने पहली बार साथ बैठकर खाना खाया था। खाना खत्म होते ही जारिब कमरे से बाहर निकल गया था और अनाया जाकर बेड पर लेटे ब्लैंकेट में छुपकर सर से पांव तक सो गई थी। एक तो सर्दी बहुत थी और ऊपर से इसे अपनी तबीयत भी खराब होती महसूस हो रही थी, इसलिए वो फौरन से लेट गई थी। वैसे भी ये सिर्फ नाक का ही हनीमून था। इसे जारिब से किसी अच्छे की उम्मीद तो नहीं थी, इसलिए अब सोने की कोशिश करने लगी थी। कुछ देर में ही इसकी आंख लग गई थी। इसे सो के 2 घंटे हो चुके थे, गुजर चुके थे जब सारिफ शाह ने इसका बाजू पकड़कर इसे झंझोड़ कर उठाया था। वो पिछले 1 घंटे से कमरे में वापस आ गया था और लाशवारी तौर पर इसके उठने का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वो ना उठी तो जारिफ ने गुस्से में आकर इसे झंझोड़ कर उठाया था। अनाया जो बुखार में तप रही थी, इसने बमुश्किल आंखें खोलकर इसे देखा था। यहाँ क्या सोने आई हो तुम? हनीमून बनाने आई थी ना? तो उठो, बाहर के मजे लो। जारिफ शाह ने इस पर से ब्लैंकेट हटाते कहा था। मुझे सर्दी लग रही है, प्लीज मुझे सोने दे। होट कर बैठते इल्तिजाई लहजे में बोली थी। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कोई सर्दी नहीं लग रही तुम्हें, उठो, तुम्हें तो यहाँ एंजॉय करना था ना, लेकिन तुम तो आराम के चक्रों में हो। जारिफ शाह ने इसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया था। वो तो हैरत से इसे देख रही थी जो पता नहीं इसे कहाँ लेकर जा रहा था। कमरे से बाहर ले जाकर जारिफ शाह ने इसका बाजू छोड़ा था। जाओ एंजॉय करो। वो गुस्से से कहते मुड़ा था। अनाया जो इसकी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी, जारिफ को दरवाजा बंद करते देखकर इसने दरवाजे पर हाथ मारा था। जारिफ, प्लीज ऐसे नहीं करें। वो पहले ही बुखार में तप रही थी, ऊपर से जारिफ शाह की हरकत पर इसे शिद्दत से रोना आया था। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी थी। तभी वहां से गुजरते 2 लड़कों ने इसे देखते आंखों से एक दूसरे को इशारा किया था। वो दिलचस्पी से इसे देखते इसका मुंह दबाकर इसे अपने कमरे में ले गए थे। वो इस कदर खुद में खोई हुई थी कि वो चिल्ला भी ना सकी। जारिफ शाह को सोफे पर बैठते ख्याल आया था कि ये इसने क्या किया है। कोई बात तो थी नहीं, फिर क्यों गुस्सा आया और इस कदर गुस्सा कैसे बाहर निकाल दिया। फौरन से उठते इसने दरवाजा खोला था, लेकिन वो बाहर मौजूद नहीं थी। कहाँ जा सकती है? जारिफ ने हैरत से सोचा था। फिर इधर उधर नजरें घुमाकर देखते इसकी नजर साथ वाले कमरे के दरवाजे के सामने गिरी अनाया के झुमके पर गई थी। इसने करीब जाकर वो झुमका उठाया था। वो अच्छे से पहचान सकता था ये अनाया का ही है। इसने खुद से इसे तैयार होते ये झुमके पहनती देखा था। वो अगले ही लम्हे कुछ भी सोचे बिना दरवाजा तोड़ने लगा था। 1-2 टांगे रसीद करने के बाद लॉक टूट गया था। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन आगे का मंजर देखकर इसके कदम एक लम्हे के लिए थमे थे। सामने ही वो 2 दरिंदे इस पर झुके हुए थे और वो रोते हुए मज़ाहमत कर रही थी। लेकिन इन दोनों के सामने वो छोटी सी लड़की क्या ही कर सकती थी। जारिफ शाह ने आगे बढ़कर इन दोनों लड़कों को पीछे से खींचते अनाया से दूर किया था। अनाया ने आंखें खोलते देखा था और जारिफ शाह को इन लड़कों की धुलाई करते देखकर इसे इस वक्त जारिफ किसी फरिश्ते से कम नहीं लगा था। आंसू मुसलसल इसकी आंखों से गिर रहे थे। वो अपनी हुई दीवार के साथ लगकर खड़ी जारिफ को इन लड़कों को बुरी तरह पीटते देख रही थी। जब इन दोनों लड़कों की हालत हद से ज्यादा बिगड़ गई तो जारिफ शाह इन्हें छोड़ते अनाया की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जिसका पूरा वजूद कांप रहा था और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जारिफ शाह को खुद पर गुस्सा आया था, जिसने इसे कमरे से बाहर निकाला था। वो इन लड़कों को छोड़ते इसके करीब आया था। अनाया ने आंखें बंद की थी। इसे लगा वो अब फिर कुछ कहेगा, लेकिन अगले ही लम्हे जारिफ शाह ने इसे बाजू से थाम कर नरमी से अपने सीने से लगाया था। इसके मजबूत हसार में आती अनाया और शिद्दत से रोने लगी थी। जारिफ शाह को इसके वजूद से आग निकलती महसूस हो रही थी।
वो बुखार में तप रही थी। ज़ालिब शाह ने इसकी कमर सहलाते हुए नरमी से इसके बालों पर लब रखे थे और इसीलिए कमरे से बाहर निकला था। अपने कमरे में जाकर इसने सबसे पहले मैनेजर को कॉल करके अब कुछ बताया था ताकि वो इन लड़कों को देख ले। अनाया बस करो, इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं किया उन्होंने। वो बेड पर बैठती रोती हुई अनाया के सामने बैठते बोला था, अगर आप मुझे ना निकालते तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो हिचकियां लेते हुए बोली थी, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ज़ाहिर बाकी शर्मिंदा था, इसने अनाया का हाथ थामकर सॉरी किया था। अब इसके आंसुओं में कमी आ गई थी, लेकिन वो अभी भी ज़ारिब शाह की तरफ नहीं देख रही थी। ज़ारिब ने इसका दूसरा हाथ भी थामा था और इसके दोनों हाथ एक हाथ में थाम कर दूसरे हाथ से इसने अनाया का चेहरा अपनी तरफ करना चाहा था, लेकिन इसने सर हिलाते इसका हाथ पीछे झटकना चाहा था, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। ज़ारिब ने इसका चेहरा अपनी तरफ करते इसके हाथ छोड़ते प्यार से इसके बाल समेटे थे और झुक कर इसके दोनों गाल चूमे थे। अनाया की नजरें झुकी थी। ज़ारिब ने इसका चेहरा थोड़ी से थाम कर ऊपर उठाया था। सॉरी, मुझे अंदाजा नहीं था ये सब हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी यार। ज़ारिब ने इसकी झुकी पलकों की तरफ देखते कहा था। अनाया का अभी कोई नाता नहीं था इसे माफ करने का, इसलिए मुंह गुस्से से फेर लिया था। आप मेरे साथ बात नहीं करें, अभी मुझे रेस्ट देना है, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, पीछे हटे। वो इसके हाथ झड़क कर बोली थी। ज़ारिब भी इसकी तबीयत का ख्याल करते पीछे हटा था। वो फिर से ब्लैंकेट ओढ़े लेटने लगी थी जब ज़ारिब ने इसे रोका था। नाराज होती रहना, लेकिन एक मिनट रुको, मेडिसिन ले लो, पहले फिर सो जाना, और अगर फिर भी आराम नहीं आए तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे। ज़ारिब ने अपनी बात पर इसका गुस्से से सुर्ख चेहरा देखते मुस्कुराहट छुपाई थी। यानी अब नाराज भी मैं इनकी मर्जी से होंगी। अनाया ने बैकग्राउंड से टेक लगाते हाथ सीने पर बांधे सोचा था। तभी ज़ारिब इसके लिए मेडिसिन लेकर आया था। क्या माफी की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है? ज़ारिब ने इसे मेडिसिन थमाते मुस्कीन शक्ल बनाते पूछा था। अनाया अच्छे से अपनी मुस्कुराहट दबाते देख रही थी, फिर इसे घूरते हुए कुछ भी बोले बिना इससे मेडिसिन ले ली थी। ज़ारिब को इसका तपा तपा अंदाज अच्छा लग रहा था। मेरी नाराजगी को सीरियस क्यों ले रहे हैं ये इंसान आखिर? गुस्से से सोचते वो ब्लैंकेट लिए लेट गई थी। कुछ बुखार और कुछ मेडिसिन का असर था कि कुछ ही देर में इस पर गुनूद की तारी होने लगी थी। ज़ारिब शाह सोफे पर बैठकर इसे देखता रहा। फिर जब इसके सोने का यकीन हुआ तो ज़ारिब शाह बेड पर आकर इसके करीब लेटा था। इसकी ब्लैंकेट में घुसते ज़ारिब शाह ने इसका मासूम चेहरा देखा था, जो इस वक्त सुर्ख हो रहा था। बड़ी बड़ी हसीन आंखें इस वक्त बंद थी। ज़ारिब शाह ने इसकी पलकों को छुआ था, फिर नरमी से गिरद हसार बनाते इसे अपने करीब किया था। अनाया ने हल्की हल्की आंखें खोलकर इसे देखा था, लेकिन वो कच्ची नींद में थी, इसलिए अगले ही लम्हे वो इसके सीने पर सर रखते दोबारा सो गई थी। ज़ारिब शाह को यकीन था अगर वो होश में होती तो सबसे पहले इसे खुद से दूर करती। मुस्कुराकर सोचते से अनाया के माथे पर लब रखे थे और कुछ ही देर में वो खुद भी सो गया था। जब अनाया की आंख खुली तो वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। सर दर्द और बुखार में कमी महसूस हो रही थी, लेकिन ज़ारिब शाह को अपने इतने करीब से देखकर इसने पीछे होना चाहा था, लेकिन वो तो इसे अपनी बाहों के हिसार में कैद किए लेटा था। इसका बाजू अनाया के अपने ऊपर से हटाना चाहा था, लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। फिर मजबूर होते वो वैसे ही लेटी रही थी। चेहरा उठाकर इसने ज़ारिब शाह की तरफ देखा था, जो सोए हुए कोई बहुत शरीफ इंसान लग रहा था। अनाया ने इसे देखते सोचा था। ज़ारिब शाह के बाल माथे पर बिखरे हुए थे, मगरूर खड़ी नाक, हल्की हल्की बेड़, गुलाबी लब। वो एक पुरकशिश मर्द था। अनाया ने शायद पहली बार इसे इतनी गौर से देखा था। फिर इसने हाथ बढ़ाकर ज़ारिब शाह के बाल माथे से हटाए थे। फिर न जाने इसके दिल में क्या सुनाई कि अनाया ने थोड़ा ऊपर उठते ज़ारिब के माथे पर लब रखे थे। आप ये सब मेरे जागते हुए भी कर सकती है बेगम साहिबा, मैं रोकूंगा नहीं। ज़ारिब ने बंद आंखों से ही मुस्कुराते हुए कहा था। अनाया की आंखें फैली थी, यानी वो जाग रहा था। शर्मिंदगी के मारे से छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं मिली थी। इसने ज़ारिब के ही सीने में चेहरा छुपाया था। ज़ारिब शाह ने इसकी हरकत पर कहकहा लगाया था। अनाया को अपनी शर्मिंदगी के साथ इस पर गुस्सा भी आया था, जो इसका मजाक उड़ा रहा था। यार ऐसे क्यों शर्मा रही हो? बस यही तो कहा था मैंने कि मेरे जागने का इंतजार ही कर लेती। वैसे शुक्र है मेरी आंख वक्त पर खुल गई, वरना पता नहीं तुम वहां क्या क्या करती मेरे साथ। ज़ालिब शाह मसनूई परेशानी से बोला था।
अनाया ने गुस्से से चेहरा उठाकर इसे देखा था। पहली बात तो ये कि मैं आपकी तरह बेरहम नहीं हूँ, मैं जो दूसरों की नींद का फ़ायदा उठाऊँ, और दूसरी बात, अगर मज़ीद कुछ कर भी देती तो शौहर हैं आप मेरे, कुछ भी कर सकती हूँ। वो इसकी आंखों में देखते बोली थी। शायद ज़ालिब शाह की कुछ देर पहले की गई नरमी का ही असर था जो वो अब बिना डरे इसकी आंखों में देखते बात कर रही थी। ज़ालिब शाह ने फिर से कहकहा लगाया था, पीछे हटे आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे। वो इससे दूर होने की कोशिश करते गुस्से से बोली थी, साथ ही इसकी आंखें नम हो गई थी। कौन मजाक उड़ा रहा है यार, बताओ मुझे। ज़ालिब ने मसनूई हैरत से पूछा था। अनाया ने इसे घूरा था और इसका बाजू अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी थी। ज़ालिब शाह इसकी मज़ाहमत देखते इसकी दोनों कलाइयाँ थाम कर इसे सीधा करते इसके ऊपर झुका था। अनाया की सारी मज़ाहमत झाग की तरह बैठी थी। ज़ालिब ने इसके बाजू तकिए पर इसके दाएं बाएं पिन किए थे। अब बताओ क्या कह रही थी? ज़ालिब ने इसकी आंखों में देखते पूछा था। अनाया के मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकला था। मैं मजाक उड़ा रहा था तुम्हारा? ज़ालिब शाह ने फिर से पूछा था। अनाया अभी भी कुछ नहीं बोली थी। मुझे एक मौका दो तुम्हारे सारे गिले शिकवे मिटाने का, बिल्कुल भी मायूस नहीं करूंगा तुम्हें। ज़ालिब शाह ने शरारत से कहा था। अनाया ने अपनी शर्मिंदगी छुपाते बहुत मुश्किल से इसे घूरा था। ज़ालिब शाह ने इसकी आंखों पर बारी बारी लब रखे थे। सॉरी फॉर एवरीथिंग अनाया, मैं सिर्फ दादा जान के साथ जिद में तुम्हारे साथ पहले दिन से वो सब कर रहा था, वरना मुझे तुम्हारी मासूम सूरत पसंद तो इसी दिन आ गई थी जब तुम्हें पहली बार अपनी दुल्हन के रूप में देखा था। ज़ालिब शाह ने संजीदगी से कहा था। अनाया की आंखों में नमी आई थी। आपने मुझे इतनी बुरी तरह से डांटा था। अनाया को अपने साथ की कई ज्यादतियां याद आई थी। तुम सारी जिंदगी मुझे डांटना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ज़ालिब ने इसके गाल को प्यार से छूते कहा था। आप, हाँ बस फिर गुस्से में थप्पड़ जरूर मार देंगे। अनाया ने नाक सुगेड़ी थी। ज़ालिब शाह का कहकहा फिर से बुलंद हुआ था। यार अब इल्जाम तो ना लगाओ मुझ मासूम पर। ज़ालिब ने उसकी आंखें दिखाई थी। आप मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है। वो आंखें सुकेड़ घूरते हुए बोली थी। अच्छा भाई, अपनी हर कोताही के लिए मैं कान पकड़कर सॉरी कर लेता हूँ। ज़ालिब शाह ने फौरन से दोनों हाथ कान पकड़े थे। अनाया को हंसी आई थी लेकिन इसने जाहिर नहीं होने दिया था। अच्छा सिट स्टैंड करूं क्या? वो अनाया को कोई रिस्पॉन्स ना देते देखकर कहते खड़ा होने लगा था। तभी अनाया ने हंसते हुए इसका बाजू पकड़ा था। आप इतने बड़े होकर सिट स्टैंड करेंगे? अनाया ने हंसते हुए कहा था। अपनी बीवी को मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ज़ालिब शाह ने मुस्कुराते हुए इसकी नाक से अपनी नाक टच की थी। अनाया की हंसी को ब्रेक लगी थी। कहीं बाहर चले? ज़ालिब को मजीद जसारतों पर उमादा देखकर वो तेजी से बोली थी। कोई जरूरत नहीं, पहले ही यहाँ आते ही तुम बीमार हो गई हो। ज़ालिब शाह ने इसकी चालाकी समझते फौरन मना किया था। अगर आप मुझे नहीं लेकर गए तो मैं कभी आपसे दोबारा बात नहीं करूंगी। अनाया ने इसे धमकी देते कहा था। यार ये ना करना, अब तुमसे बात किए बिना मेरा गुजारा नहीं होगा। चलो उठो बाहर चलते हैं। ज़ालिब शाह इसे कहते पीछे हटा था। अनाया मुस्कुराते हुए उठ खड़ी बैठी थी। ये नहीं था कि वो वाकई अनाया की धमकी से डर गया था। वो चाहता तो इसे अपने पास रोके रख सकता था, लेकिन वो अनाया को अपनी मोहब्बत का भरम देना चाहता था। वो इसे बिना बताना चाहता था कि वो इसके लिए अहम है। और फिर कुछ ही लम्हों बाद तफरीही मकामात पर हाथों में हाथ डालकर फिरते वो देखने वालों को आइडियल कपल लग रहे थे। ज़ालिब शाह की किसी बात पर वो हंसती तो कभी शर्माते वो ज़ालिब शाह को मजीद अपना दीवाना बना रही थी। ज़ालिब शाह को यकीन आ गया था कि दाजा जान ने ठीक कहा था और अब इसे बस वापसी का इंतज़ार था ताकि वो इन्हें बता सके कि इनका फैसला बिल्कुल ठीक था।